नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है जीएस की डेली क्लास करने का। तो आज की जो कुछ स्लाइड्स हैं वो आप सभी के सामने ये हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएँ, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहें। इसके साथ साथ यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है, केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? केरल जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसके लिए अपॉइंट किया गया है? तो अभी हाल ही में केरल और तेलंगाना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए प्रमोट कर कर सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है। तो केरल जो उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एसपी भट्टी, उन एसपी भट्टी की जगह पर, ठीक है, अलेक्जेंडर थॉमस की नियुक्ति की गई है। किसकी? अलेक्जेंडर थॉमस की। यानी कि केरल हाई कोर्ट है, उस केरल हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो अलेक्जेंडर थॉमस होंगे। और ये अभी केरल हाई कोर्ट के कार्यवाहक उच्च न्यायाधीश बनाए गए हैं। जब तक नए न्यायाधीश का चयन नहीं हो जाता तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे और केरल हाई कोर्ट में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। यदि हम अलेक्जेंडर थॉमस की बात करते हैं तो इन्होंने केरल हाई कोर्ट में एज ए वकील अपने कैरियर को शुरुआत की थी और वर्तमान में वो जो है अब केरल उच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश है उसके पदभार को संभालेंगे। केरल की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल इस समय आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो पिनराई विजयन इस समय केरल के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड यानी कि केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? अब केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अलेक्जेंडर थॉमस होंगे। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक आईसीसी के द्वारा डिसीजन लिया गया है और आईसीसी के द्वारा जो स्त्री और पुरुषों यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए जो पुरस्कार राशि है वो एक समान कर दी गई है। अभी तक महिलाओं के लिए पुरुषों की तुलना में जो पुरस्कार की राशि है वो कम मिलती थी, लेकिन आईसीसी ने अपने एक निर्णय में ये अब जानकारी दी है कि वो अब आने वाली प्रतियोगिताओं में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान पुरस्कार राशि का वितरण करेगा। यदि हम आईसीसी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ पर है? दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर? दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ की यदि हम बात करते हैं तो जियोफ एलॉर्डिस हैं। और महाप्रबंधक की यदि हम बात करते हैं तो वसीम खान है। ठीक है, और ये निर्णय जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आईसीसी की एक वार्षिक बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो है वो पुरस्कार राशि एक समान रखी जाएगी। ठीक है, 2030 तक ये जो नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। यानी कि 2030 तक क्या है, इस नियम के लिए सभी प्रतियोगिताओं पर लागू कर दिया जाएगा। यदि हम बात करते हैं आईसीसी की वार्षिक कमाई की, तो आईसीसी की जो 2024 और 27 चक्र के लिए जो आईसीसी की अनुमानित इनकम घोषित की गई है वो 600 मिलियन डॉलर की गई है। और इस 600 मिलियन डॉलर की यदि हम बात करते हैं तो यानी कि भारत की जो संस्था है यानी कि बीसीसीआई है उसका हिस्सा 38.5% लगभग 230 मिलियन मिलना जो है वो निश्चित हुआ है। यानी कि आईसीसी की कुल कमाई में से बीसीसीआई को 38.5% लगभग 230 मिलियन की राशि जो है वो प्राप्त होगी। तो अगर अभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यानी कि आईसीसी आयोजनों में पुरुष और महिला टीमों के लिए कितनी पुरस्कार राशि को घोषित किया है या निश्चित किया है, तो स्त्री और पुरुषों के लिए दोनों के लिए एक समान पुरस्कार राशि को निर्धारित किया गया है। अगली क्वेश्चन जो है वो रेजर पे से संबंधित है। रेजर पे क्या है? रेजर पे एक गेटवे है जो भुगतान से संबंधित अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो किस भुगतान समाधान ने करलेक के साथ मलेशियाई बाजार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने? तो रेजर पे ने जो है मलेशिया में करलेक के साथ जो है अपना एक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है।
यदि हम रेजर पे की बात करते हैं तो ये आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और जियो मनी, मोबीक्विक, एयरटेल मनी, फ्री चार्ज, ओला मनी और पेजैप सहित लोकप्रिय जो आपके वॉलेट भुगतान है उन तक आपको पहुंच प्रदान करता है। यदि हम रेजर पे की बात करते हैं तो इसके संस्थापक शशांक कुमार और हर्षिल माथुर हैं। सीईओ इस समय हर्षिल माथुर हैं और इसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। ठीक है। और मलेशिया की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। चलिए अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर हाल ही में चर्चा में रहा है अपने किस पुरस्कार की वजह से, तो स्कॉच श्रेणी में उसके लिए अपना पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अभी इसके लिए संघ शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है। जम्मू और लद्दाख ये दो प्रकार के नए राज्य अस्तित्व में आ गए हैं। तो पूछा जाता है कि किस श्रेणी के तहत जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार जीता है। ठीक है। किस श्रेणी के तहत, तो गोल्ड श्रेणी के तहत जो है जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार जीता है गोल्ड के लिए। ठीक है। यार जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। यदि आप स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया थीम 2047 के तहत जो है इसने जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के लिए विपन्न अवसर बनाने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार को जीता है। इसी के साथ साथ स्कॉच पुरस्कार के लिए जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये इसके द्वारा जीता गया पहला पुरस्कार है और यह संगठन के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस संगठन के द्वारा जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति है उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए हैं। इस योजना के तहत एबीएसआर योजना, उम्मीद महिला हाट और जिला ग्रामीण हाट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। एसएचजी उत्पाद इन पहलों के प्रमुख उदाहरण हैं जिन्होंने न केवल एसएचजी को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया है बल्कि विपणन के लिए नए रास्ते भी खोले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि स्कॉच श्रेणी में गोल्ड पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ है, तो स्कॉच श्रेणी में जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए जो है गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी से संबंधित है। महिलाओं की 10 किलोमीटर ओपन वाटर स्पर्धा 2023 में विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है, तो यदि हम 10 किलोमीटर की ओपन वाटर स्पर्धा में बात करते हैं तो ये पुरस्कार लियोनी बैक के द्वारा जीता गया है जो कि जर्मनी से संबंध रखती हैं और लियोनी बैक का ये पहला पुरस्कार है। यदि हम बात करते हैं लियोनी बैक के बारे में तो ये एक जर्मनी की खिलाड़ी है। पिछले साल बुडापेस्ट वर्ल्ड्स में रजत पदक विजेता इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की चेल्सी गुबेका को 2 घंटे 2 मिनट और 34 सेकंड के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया की चेल्सी गुबेका को पछाड़कर जो 10 किलोमीटर की रेस है वो 2 घंटे 2 मिनट और 34 सेकंड में जो है पूरी की और इसी के साथ क्या है उसने इस स्वर्ण पुरस्कार को जीता है। यदि हम बात करते हैं रजत पदक की तो ये जो पुरस्कार है वो ऑस्ट्रेलिया की गुबेका के पास गया है जिन्होंने टोटल 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 2 मिनट 38.1 सेकंड के साथ पूरी की है। यदि हम कांस्य पदक की बात करते हैं तो कैटी ग्रीव्स जो कि अमेरिका से संबंध रखती हैं, इन्होंने 2 घंटे 2 मिनट 42.3 सेकंड के साथ कांस्य पदक को जीता है। यदि हम वर्ल्ड एक्वेटिक्स यानी कि फिना की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड में है। संस्थापकों की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंच स्विमिंग फेडरेशन यानी कि ब्रिटिश स्विमिंग आदि इसके साथ जुड़े हुए हैं। स्थापना इसकी 19 जुलाई 1908 में की गई। अध्यक्ष हुसैन अल मुसल्लम है। खेल तैराकी, गोताखोरी, कलात्मक तैराकी, वाटर पोलो, खुले पानी में तैरना और गहरा गोताखोरी इस स्पर्धा में शामिल किए जाते हैं। तो जर्मनी की बेक ने विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में क्या है अपना पहला स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत ने अभी हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 3 पनडुब्बियों और 26 यानी कि 26 राफेल विमानों का सौदा किया है। तो ये 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां और 26 यानी कि 26 राफेल विमान किस देश के साथ खरीदे जाएंगे, तो फ्रांस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो फ्रांस राफेल का निर्माता देश है।
तो ये जो 26 राफेल जेट हैं और ये जो 3 पनडुब्बियां हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां, ये किसके साथ खरीदी जाएंगी? फ्रांस के साथ खरीदी जाएंगी। फ्रांस अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से जो है पुरस्कृत किया गया है। राजधानी की बात करते हैं तो पेरिस है। आधिकारिक भाषा यहाँ की फ्रेंच है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो एलिजाबेथ बोर्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच वार्ता के बाद भारत और फ्रांस ने जेट और हेलीकॉप्टर इंजन के संयुक्त विकास और भारतीय नौसेना के लिए 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण सहित अभूतपूर्व रक्षा सहयोग परियोजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने दोनों पक्षों ने P-75 कार्यक्रम के तहत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भी भारत के मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और फ्रांस की नौसेना समूह के बीच में हुए समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ साथ भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH कार्यक्रम के तहत हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के मोटराइजेशन के लिए औद्योगिक सहयोग का समर्थन करने की भी घोषणा की है। इन 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। भारत की मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, उसमें इसका निर्माण किया जाएगा। जबकि 26 राफेल विमानों की यदि हम बात करते हैं तो ये जो फ्रांस से है आयातित किए जाएंगे और ये सभी नौसेना के लिए प्रदान किए जाएंगे। नौसेना की गश्ती विमानों के लिए जो है इनके लिए अपॉइंट किया गया है 26 राफेल विमानों के लिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। भारत और यूएई के बीच में क्या है, अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है और ये समझौता किससे संबंधित है? ये समझौता सीमा पार व्यापार में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने किस देश के साथ सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को मजबूत करने और उनके भुगतान और संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये समझौता ज्ञापन जो है उस पर क्या है, हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो भारत की ओर से भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, और यदि हम बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की ओर से तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को मजबूत करने और उनके भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। इसके साथ साथ आरबीआई और सीबीयूई भुगतान संदेश प्रणालियों को जोड़ने का पता लगाने पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वित्तीय संदेश को आसान बनाना भी है। चलिए अगली स्लाइड की ओर। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अभी हाल ही में चर्चाओं में है क्योंकि इसके कई अधिकारियों के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया है। तो वर्तमान में भी एक एक्सबॉक्स के लैरी ही उर्फ मेजर नेल्सन ने 20 साल के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा दिया है, या कहें माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया है। आप यदि हम बात करते हैं मेजर नेल्सन की, तो मेजर नेल्सन जो है वो गेम टैग के नाम से भी जो जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेजर नेल्सन किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो मेजर नेल्सन एक्सबॉक्स लाइव, किससे? एक्सबॉक्स लाइव माइक्रोसॉफ्ट की जो एक संस्था है उसके साथ जुड़े हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं तो रेडमंड वाशिंगटन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष यानी कि सीईओ की यदि हम बात करते हैं सत्या नडेला है। सहायक कंपनियों की यदि हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो गिटहब, यमर, मोजेंग स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आदि माइक्रोसॉफ्ट के अन्य कंपनियां हैं। ठीक है। यदि हम मेजर नेल्सन की बात करते हैं तो वो 2001 के साथ जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं और 2014 में उन्होंने पूर्व प्रमुख मार्क विटन का स्थान लिया था और अब वर्तमान में यानी कि 2023 में क्या है, वो अब इस कंपनी को छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल ट्रॉफी से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था कि फुटबॉल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अब इसी गेम यानी कि फुटबॉल से प्रभाकर मिश्रा एक व्यक्ति थे, जुड़े हुए थे,
इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रभाकर मिश्रा के बारे में बात करते हैं तो उनकी आयु 75 वर्ष की थी और 1970 के दशक में वह एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर रहे। 76 के दौरान जब ढाका में आगा खां गोल्ड कप के लिए भारतीय टीम का वह हिस्सा थे और उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहला गोल किया था। घरेलू स्तर पर मिश्रा ने बिहार के लिए खेला और संतोष ट्रॉफी में राज्य टीम की कप्तानी की। संन्यास लेने के बाद मिश्रा ने कोचिंग संस्थान की ओर जो है अपना रुख किया और बहुत सारे खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में अपना योगदान दिया है। यदि हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी की तो वर्तमान में इसका जो चैंपियन है वो कौन है? कर्नाटक है। संतोष ट्रॉफी का वर्तमान में चैंपियन कौन है? कर्नाटक है और ये कर्नाटक का 5वां खिताब है। यदि हम सर्वाधिक सफल टीमों की बात करते हैं संतोष ट्रॉफी में तो सर्वाधिक सफल टीम पश्चिम बंगाल की है, जिसके पास यह अभी तक 32 बार आ चुका है, यानी कि 32 टाइम्स जो है पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इसकी स्थापना 1941 में यानी कि 82 ईयर्स पहले की गई। आयोजन संस्था जो है वो AIFF है, यानी कि संतोष ट्रॉफी की आयोजन संस्था जो कौन है? AIFF है। ठीक है, तो संतोष प्रभाकर मिश्रा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप से है। लिखा हुआ है हाल ही में किस देश ने विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सभी 3 गोताखोरी स्वर्ण पदक हासिल किए? यानी कि एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 3 के तीनों स्वर्ण किस देश के द्वारा जीते गए हैं? तो ये 3 के तीनों स्वर्ण पदक चीन के द्वारा जीते गए हैं। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चीन ने विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में गोताखोरी के सभी 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और तीनों ये स्वर्ण किसके पास गए हैं? आपके चीन के पास गए हैं। यदि हम बात करते हैं तो ये इसका 20वां संस्करण था वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। ये इसका 20वां संस्करण था जो 14 से 30 जुलाई 2023 तक जापान के फुकुओका में आयोजित किया गया। 2001 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के 22 साल बाद यह दूसरी बार फुकुओका इस संस्करण की मेजबानी करेगा, यानी कि जापान के फुकुओका को दूसरी बार इसकी मेजबानी करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसमें तीनों के तीनों पदक किसके द्वारा? चाइना के द्वारा प्राप्त किए गए। तो ये थी आज की कुछ स्लाइड्स जो कि करंट अफेयर से संबंधित थी। यदि आपको ये स्लाइड्स अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके कुछ सुझाव है तो उन सुझावों को भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी टीम के द्वारा उस पर काम किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।